गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हो आप। उम्मीद है कि आप ठीक हो और सकुशल हो। बेटा आज हम पाठ 5 हमारी कविता करने जा रहे हैं। ये मधुप की पाठ 5 हमारी कविता है और जो इसके लेखक हैं वो राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। ठीक है बेटा, तो इस कविता को पढ़ाने का उद्देश्य क्या रहा है कवि का, वो देखते हैं। यह हमें देश की प्राकृतिक सौंदर्य से अवगत कराना चाहती है। जो आजकल की हमारी नई पीढ़ी है वो प्रकृति की सुंदरता को भुलाती जा रही है, उसको इसके मूल्यों से अवगत कराना है। ये हमारी जो विरासत है, सांस्कृतिक विरासत है, कि इसका संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं वो हमें सिखाना है और हमारे अंदर देश प्रेम की भावना को जगाना है। और एक रामायण के पात्रों के माध्यम से पारिवारिक आदर्शों को किस प्रकार से महत्व दिया जाता था पहले के समय से, उनसे भी परिचित कराना है। तो बेटा पढ़ते हैं। मनमोहिनी प्रकृति की गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है वह देश कौन सा है। यहाँ पर कवि बात कर रहे हैं बेटा कि मन को मोह देने वाली प्रकृति की गोद में जो देश बसा हुआ है, जहाँ स्वर्ग के समान सुख हो, वह देश कौन सा है। जिसके चरण निरंतर निरंतर रत्नेस्त हो रहा है, जिसके मुकुट हिमालय, वह देश कौन सा है। इसमें क्या कहते हैं फिर कवि कि जिसके चरणों को निरंतर, लगातार, निरंतर का मतलब होता है बेटे लगातार, रत्नेश क्या होता है समुद्र, कि जिसके चरणों को निरंतर यानी कि लगातार महासागर धो रहा होता है और जिसके मुकुट पर हिमालय सजा हुआ है, मुकुट यानी कि सिर पर, वह देश कौन सा है। आया समझ में बेटा कि मन को मोहने वाली प्रकृति की, मन को मोहने वाली क्या होती है बेटे, जो मन को भा जाती है, जो मन को अच्छी लग जाती है, उस प्रकृति की गोद में जो देश बसा हुआ है और जहाँ स्वर्ग के समान सुख प्राप्त होता है, वह देश कौन सा है। जिसके चरणों को निरंतर यानी कि लगातार हमारा हिंद महासागर धो रहा है और जिसके मुकुट पर हिमालय सजा है, वह देश कौन सा है। नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बहा रही हैं, सींचा हुआ सलोना वह देश कौन सा है। अब देखो ये क्या कहते हैं यहाँ पर कवि कि जहाँ की नदियाँ हमेशा सुधा होता है बेटे अमृत, जहाँ पर अमृत की धारा को बहा रही होती है और उसके खेतों को सींचती है, उस सलोने सुंदर देश की खेतों को सींचती है, वह देश कौन सा है। ठीक है बेटे। जिसके बड़े रसीले फल कंद नाज मेवे सब आंगने सजे हैं, वह देश कौन सा है। फिर कवि क्या कहते हैं कि जिसके आंगन में रसीले फल, कंदमूल, अनाज और मेवे सजे हुए होते हैं। मेवे क्या होते हैं बेटे, हमारे ड्राई फ्रूट्स जिनको बोलते हैं, जिनमें काजू बादाम ये आते हैं हमारे। अनाज हमारा अनाज में आ जाते हैं, गेहूँ है, जैसे चावल हैं, दालें वगैरह आ जाती हैं। ठीक है बेटे। तो जिसके आंगन में हमेशा फल और कंदमूल और अनाज और मेवे सजे रहते हैं और बड़े बड़े रसीले फल हैं वहाँ के, वह देश कौन सा है। जिसकी सुगंध वाले सुंदर परसून प्यारे दिन रात हंस रहे हैं, वह देश कौन सा है। क्या कहते हैं इसमें कि जिसमें सुगंध देने वाले सुंदर प्यारे प्यारे फूल, यहाँ परसून का अर्थ क्या है बेटे, फूल से, कि जिसकी सुगंध, सुंदर सुगंध देने वाले सुंदर प्यारे प्यारे फूल जहाँ हैं, दिन रात हंस रहे हैं, वह देश कौन सा है। जिसमें दिन रात हंस रहे का मतलब क्या है बेटे, दिन रात खिले रहते हैं। ठीक है, कि वह देश कौन सा है जिसमें दिन रात सुंदर खुशबू एवं महक वाले प्यारे प्यारे फूल दिन रात खिले रहते हैं, वह देश कौन सा है। तो बेटा आप तो इतना तो समझ गए होंगे कि यहाँ किसके बारे में बात हो रही है, भारत देश के बारे में। आया समझ में। मैदानगिरी वनों में हरियालियाँ लहकती आनंदमय जहाँ है, वह देश कौन सा है। अब कवि यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि जिसके मैदान में, गिरी क्या होते हैं बेटे, पहाड़, वनों में हरियालियाँ लहकती है, वनों में हरियालियाँ महकती है और आनंदमय जहाँ का वातावरण है, वह देश कौन सा है। यानी कि आनंद देने वाला जहाँ का वातावरण होता है, वह देश कौन सा है। कि जिसके मैदानों में पहाड़ हैं और वनों में हरियालियाँ महक रही है और आनंद देने वाला वह देश कौन सा है। जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, संसार का शिरोमणि, वह देश कौन सा है। इसमें कवि क्या कहते हैं कि जिसके अनंत से, अनंत क्या होता है बेटा, जो धन कभी ख़त्म ही नहीं होता, जिसके अनंत धन से हमारी धरती भरी पड़ी हुई है और जो संसार में सभी देशों के शिरोमणि यानी कि सबसे ऊपर के स्थान पर है, यानी कि उच्चतम शिखर पर है, वह देश कौन सा है, यानी कि भारत देश।
पृथ्वी निवासियों को जिसने प्रथम जगाया, शिक्षित किया, सुधारा, वह देश कौन सा है। अब क्या कहते हैं कि जिसने पृथ्वी निवासियों, यहाँ पर जगाया का मतलब ये नहीं है बेटा कि उनको सोते हुए जगाया गया। यहाँ पर जगाने का मतलब है उनको शिक्षित करना, उनको ज्ञान देना। ठीक है, तो पृथ्वी पर निवास करने वाले, निवासियों किसको कहते हैं, जो निवास करते हैं, ठीक है, रहते हैं। तो पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को जिन्होंने सबसे पहले ज्ञान दिया, जगाया का मतलब ज्ञान दिया, सुशिक्षित शिक्षित किया और सुधारा, और जिनको शिक्षित करके उनके जीवन को सुधारा था, वह देश कौन सा था। ठीक है बेटे, छोड़ा स्वराज्य तृणवत आदेश से पिता के, वह राम था जहाँ पर, वह देश कौन सा है। यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं, फिर देखो यहाँ पर राम का जिक्र किया गया है। मैंने आपको कविता शुरू करने से पहले ही बताया था ना कि रामायण के पात्रों के माध्यम से परिवार के जो आदर्श हैं उनके का क्या महत्व होता था वो भी बताया जा रहा है। तो इसमें क्या कहा है कि वह जहाँ पर राम बसता था, जिस देश में राम बसता था, जहाँ पिता की छोटे से आदेश को, यानी कि पिता के आदेश मिलते ही जिसने अपने स्वराज्य को एक तृणवत, क्या होता है बेटा, तिनके के समान छोड़ दिया हो, वह देश कौन सा था। तो आपको पता है कि राम कहाँ थे, हमारे देश में थे, भारत देश में थे। तो क्या कहा है इसमें कि वह देश कौन सा है जो पिता के छोड़े, जहाँ पर वह देश कौन सा है जहाँ पर राम जैसे पुत्र ने एक पिता के थोड़े से एक आदेश मात्र से ही अपने राज्य को एक तिनके के समान छोड़ दिया था, वह देश कौन सा है। निस्वार्थ शुद्ध प्रेमी भाई भले जहाँ थे, लक्ष्मण भरत श्री के, वह देश कौन सा है। अब देखो यहाँ पर भाई भाई के प्रेम की भी सीख दी गई है। तो क्या कहते हैं, निस्वार्थ। निस्वार्थ क्या होता है बेटा, निस्वार्थ होता है बेटा किसी भी तरह का कोई स्वार्थ ना होना, लोभ ना होना, बिना स्वार्थ भाव के सेवा भाव करना। ठीक है, सेवा करना। तो क्या कहते हैं कि बिना स्वार्थ के जहाँ शुद्ध प्रेम भले भाइयों के अंदर देखा जाता था, ऐसे लक्ष्मण और भरत के समान जो भाई थे वह किस देश में थे, वह देश कौन सा था जहाँ पर लक्ष्मण और भरत के समान निस्वार्थ भाव से प्रेम निभाने वाले, भाई भाई के प्रति प्रेम निभाने वाले, वह देश कौन सा था। ठीक है, कि वह देश कौन सा था जिसके अंदर लक्ष्मण के समान भाई भाई के प्रति प्रेम निभाए जाता था। निष्पक्ष न्यायकारी जन जो पढ़े लिखे हैं वे सब बता सकेंगे कि वह देश कौन सा है। अब क्या कहते हैं कि निष्पक्ष क्या होता है, बिना किसी एक का पक्ष लेके जो न्याय करता है, यानी कि दोनों पक्षों को ध्यान से सुनता और समझता है। ठीक है, तो निष्पक्ष जो न्याय करने वाले और ये पढ़े लिखे हुए लोग क्या मुझे बता सकते हैं कि वह देश कौन सा है। ये बात कौन कह रहा है, कवि कह रहा है कि जो निष्पक्ष भाव से न्याय करने वाले लोग हैं और जो पढ़े लिखे लोग हैं, क्या वो मुझे बता सकते हैं कि यह देश कौन सा है। ठीक है बेटा, आगे है 40 कोटि भाई सेवक सपूत जिसके भारत सिवाय दूजा, वह देश कौन सा है। अब क्या कहते हैं, 40 क्या होता है बेटा, 40 कोटि क्या होता है, करोड़। ठीक है, कि जिसकी सेवा करने वाले उसके बेटे 40 करोड़ हैं, ऐसा भारत के सिवाय कोई दूसरा और कोई देश है, क्या बता सकते हो कि वह देश कौन सा है। कि भारत के सिवाय जहाँ पर 40 करोड़ भाई उसके सेवा करने वाले हैं, देश प्रेमी हैं, जो अपने देश के लिए कुर्बानी दे सकते हैं, क्या आप बता सकते हो कि वह देश कौन सा है। ठीक है बेटे, तो आप सभी इस कविता को ध्यान से सुनना और पढ़ना और समझने की कोशिश करना। धन्यवाद।